अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक लफ्ज़ बार बार सुनने को मिल रहा है, वो है डेस्परेट, बेचैन, बेकरार। जोनाथन लेमायर पॉलिटिको के एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ डेस्परेट फॉर द ईरान वॉर टू एंड। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बेकरार है, बेचैन है, तड़पता फिर रहा है कि ईरान जंग किसी तरह से ख़त्म हो जाए। एग्जैक्टली एनर्जी प्राइसेस अप हो चुकी हुई हैं, इस पोल्स आर डाउन, यानी उसके जो पोल है, मैं बताता हूँ पोल क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता। अमेरिका में एक साल के अंदर कम से कम 2 से 3 बार पोल्स होते हैं कि किस सदर की, किस लीडर की कितनी शोहरत बरकरार है। इसके पोल्स नीचे आ चुके हुए हैं। आगे लिखता है फ्यू यूएस मिलिट्री गोल्स हैव बीन अचीव्ड, बड़े थोड़े पैमाने पे जो अस्करी गोल थे वो अचीव हो पाए हैं। ट्रम्प डजंट वांट टू रिज्यूम हॉस्टिलिटीज सो ही कीप्स पुटिंग हिज डेडलाइंस। वो कहता है कि वो ट्रम्प को अब मजीद हॉस्टिलिटीज नहीं चाहिए, मजीद लड़ाई नहीं चाहिए, इसलिए वो कभी डेडलाइन बदल देता है, कभी डेडलाइन एक्सटेंड कर देता है। और तेहरान जो है वो इसके ब्लफ को बार बार कॉल कर रहा है, इसका जो भरम है वो खोल के दिखा रहा है। दोस्तों, ट्रम्प बेकरार है, डेस्परेट है, फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन इसी दौरान हो क्या रहा है, उस पर डबल प्रेशर है। कैसे? इजराइल कहता है कि 24 घंटे के अंदर, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये अब से 1 घंटे पहले की खबर है, 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह किया जाए। बाकायदा तौर पे ट्रंप को पैगाम पहुंचाया गया है। ट्रंप डील चाहता है, इजराइल जंग चाहता है। और जो तीसरी बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान को बिलाखिर J-35 स्टेल्थ जेट्स मिल रहे हैं। ये खबर 2 दिन से गर्दिश कर रही हो सकता है आपने पहले सुन ली हो। मेरा तरीका ये है कि जब तक खबर कंफर्म ना हो जाए मैं आगे फैलाता नहीं, तो अब ये खुद खबर कंफर्म हो चुकी है इसलिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पहले ज़रा ट्रंप की नई अप्रोच को समझिए। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि सदर ट्रंप ने अपना अप्रोच बदल दिया है जंग ख़त्म करने के लिए। हुर्मुज़ हर हाल में खोला जाएगा और जो न्यूक्लियर और जो मिसाइल प्रोग्राम का मसला है ईरान का, वो एक मुश्किल निगोसिएशन है, वो मुज़ाकरात थोड़े मुश्किल हैं, वो बाद में देख लेंगे। आपको पता है ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, और ये अपने आप में हार का इकरार है, ये तस्लीम है कि हाँ हम हार गए हैं। देखें, ये कहते थे कि न्यूक्लियर इशू सबसे पहले होगा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम सबसे पहले होगा। ट्रंप कह रहा है नहीं, अब नहीं, अब आप हुर्मुज़ खोल दो किसी तरह से। भाई ये तो ऐसे जैसे एक इंसान तकलीफ़ में है और वो तभी ख़त्म होगी जब जो है उसको पेन किलर मिल जाएगा, जब उसका पेट ठीक हो जाएगा। वो अब यही कह रहा है कि भैया किसी तरह से आप हुर्मुज़ खोल दो। अब इतना बड़ा अप्रोच कैसे बदला है, और वो कह रहा है एट ऑल कॉस्ट, हर हाल में। मतलब ईरान को पहले वो न्यूक्लियर इशू पे झुकाना चाहता था और अब वो सिर्फ हुर्मुज़ के लिए मिन्नतें कर रहा है। ये बहुत बड़ा यू टर्न है। अब ज़रा ईरान का जवाब सुनिए। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप एंड द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैव स्टेटेड दे एक्सपेक्ट अ फॉर्मल रिस्पांस फ्रॉम ईरान रिगार्डिंग द लेटेस्ट पीस प्रपोजल टुनाइट और लेटर इन द डे। ये और बड़ी खबर है, और ये जब मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ये 1-2 घंटा पहले आने वाली खबरें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन खबरों को। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ घंटों के बाद भी हो सकता है बाय द वे, लेकिन आज रात तक। और ये जो पाकिस्तान इंडिया में हमें लोग देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली जब दिन तकरीबन ये दिन हो चुका होगा, दोपहर हो चुकी होगी, तब तक की बात हो रही है। आज रात तक ईरान का जवाब आ जाएगा। अब सदर ट्रंप ने जब ये बात की तो बड़ा हशाश बशाश था, उस वक्त चेहरे की रंगत भी ज़रा बेहतर थी। क्यों? क्योंकि ईरान का जवाब काफ़ी हद तक उम्मीद है कि मस्बत में आ सकता है। अब बहरे हुर्मुज़ पर बात आ गई है ना, इससे पहले तो न्यूक्लियर पे बात थी, इससे पहले ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पे बात थी। ईरान कह रहा है कि इस पे तो बात हो ही नहीं सकती है। अब जब बात सिर्फ बहरे हुर्मुज़ पे आ गई है तो ईरान बदले में क्या लेगा? ईरान हुर्मुज़ तो खोल देगा, ईरान के लिए मसला ही नहीं है। वो तो पहले ही कहता है हुर्मुज़ खुली हुई है। वो कहता है सिर्फ इसराइल और अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के लिए बंद है, बाकी सबके लिए खुली हुई है, और अगर किसी ने आना भी है पैसे दो, गुजर के जाओ यहाँ से। तो ईरान यही प्रपोजल ओमान के साथ मिलकर दोबारा अमेरिका के सामने रख चुका हुआ है। और अगर ईरान हुर्मुज़ खोलता है, इसका मतलब है कि अमेरिका हुर्मुज़ पर ईरान की इजारादारी को कहीं ना कहीं तस्लीम भी कर लेगा। ठीक है, तो अब ये अपने आप में एक डिफीट नजर आती है। तो ईरान का जवाब आज रात आ सकता है। ईरान किन किन शर्तों को मानेगा, किन किन को नहीं मानेगा, अमेरिका ईरान की कौन सी शर्त को कबूल करेगा, कौन सी नहीं करेगा, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ इजराइल की तरफ। यह है ख़तरनाक मामला। ये एक ऐसा बिफरा हुआ सांड है जो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। मारियो नौफल ने रिपोर्ट किया है
इजरायली चैनल 12 के हवाले से। अब दोनों एक सहाफ़ी है और एक चैनल है जो कि इसराइल का अपना चैनल है। वो कहता है Israel just told Washington to bomb Iran's energy infrastructure into total destruction in 24 hours. इसराइल ने वाशिंगटन को पैगाम दे दिया है कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसके पावर ग्रिड्स, पावर स्टेशंस वगैरह, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस वगैरह, उनको 24 घंटों के अंदर अंदर पूरी तरह तबाह कर दो। इजरायली ऑफिशियल्स अमेरिका से कह रहे हैं कि ईरान का एनर्जी सेक्टर मुकम्मल तबाह होना चाहिए और यही वो कदम है जो मौजूदा डेडलॉक तोड़ेगा। यानी इजराइल कह रहा है कि जो ईरान मान नहीं रहा ना, ईरान शर्तों पे शर्तें रख रहा है अपनी, अगर ईरान को झुकाना चाहते हो तो उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दो 24 घंटे के अंदर। आगे वो लिखता है इसके पीछे मंतक क्या देता है इजराइल। चैनल 12 कहता है, इजराइल का अपना चैनल, कि रैपिड एंड टोटल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ईरान्स एनर्जी सेक्टर वुड इफेक्टिवली क्रिपल द इकोनॉमी, लीविंग तेहरान विद नो चॉइस बट टू एंटर नेगोशिएशंस इन अ सबमिसिव स्टेट। ईरान के एनर्जी सेक्टर को अगर आप तेज़ी से और मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे तो इकॉनमी चकनाचूर हो जाएगी, ईरान की ख़त्म हो जाएगी। तेहरान के पास कोई चॉइस नहीं होगी कि वो मुज़ाकरात तो करे मगर झुक के करे, झुके हुए अंदाज में करे, सबमिसिव स्टेट। अब यहां पर इजराइल की टाइमिंग ऐसी क्यों है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मारियो नौफल ने लिखा है कि ईरान हैज सिग्नल्ड इट्स मूविंग टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग द यूएस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मॉडिफिकेशंस। ये है मसला इसराइल का कि ईरान ने अमेरिका को सिग्नल दे दिया है कि ठीक है, हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लेते हैं, यानी डील का एक पहला हिस्सा जो है वो साइन कर लेते हैं। अब ये तकलीफ है इजराइल के लिए बेसिकली कि अगर डील साइन हो जाती है अमन हो जाएगा। एक बात याद रखें, अक्सर ये कहा जाता है और ये खुद अक्सर मैं सुना है बड़े बड़े जो इजराइल के अपने एनालिस्ट हैं उनको, वो कहते हैं कि इजराइल को हर वक्त कोई ना कोई दुश्मन चाहिए, इजराइल को एग्जिस्ट करने के लिए दुश्मन चाहिए। उसकी बका ही इसी में है कि कोई ना कोई उसका दुश्मन हो, किसी ना किसी के साथ उसकी लड़ाई हो रही हो। इस पे अलग से इंशाल्लाह बहस करूंगा क्योंकि अब इजराइल का जो नया दुश्मन है वो दो दुश्मन है नए, अब तुर्की और पाकिस्तान। इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। खैर, द डिप्लोमेटिक ट्रैक इज कन्वर्जिंग. Trump is 6 days from the China summit and racing to close a deal he can present to Xi as a foreign policy victory. अब इजराइल की पेट में मरोड़ क्यों उठा? एक तो ईरान डील करने जा रहा है, दूसरा ये ट्रंप ये चाहता है कि 14 या 15 मई को ट्रंप की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात होने जा रही है, चाइना के प्रेसिडेंट से, और ये इस साल की सबसे बड़ी मुलाकात होगी। दो सुपर पावर के प्रेसिडेंट्स आपस में मिल रहे होंगे और ट्रंप चाहता है कि शी से मिलने से पहले इस डील को वो एज अ विक्ट्री ट्रॉफी चाइना लेकर जाए कि देखो मैंने अमन कायम किया, मैंने डील की है। क्यों? आज ही की खबर है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने पुतिन से बात करके रशिया और यूक्रेन की वॉर 3 दिन के लिए ख़त्म करवा दी है, 3 दिन का सीज़ फायर करवाया बाय द वे। और इसमें जो बड़ी बात है, अच्छी बात है, वो ये कि दोनों साइडों से 1000 कैदियों का तबादला होगा खैर सगाली के तौर पे। तो ट्रंप इसको भी विक्ट्री के तौर पे पेश कर रहा है। वो चाहता है इससे बड़ी विक्ट्री उसको मिले जो ईरान जंग की का खात्मा हो, और वो जब चाइना जाए तो सर उठा के जाए कि देखो मैंने जंग का खात्मा कर दिया, हालांकि जंग छेड़ने वाले यही थे, जंग तो हो भी नहीं रही थी। खैर, ये वो चाहता है, लेकिन इसराइल चाहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोई बहुत बड़ा काम होना चाहिए, और कुछ बैद नहीं है कि इसराइल, अगर अमेरिका ना माना तो शायद इसराइल अपने तय भी कर सकता है। मारियो लिखता है कि इसराइल्स इंटरवेंशन इज डिजाइन टू डिरेल एग्जैक्टली दैट आउटकम। वो जो नताइज निकलेंगे इस डील के नतीजे में, ट्रंप को विक्ट्री मिलेगी, ट्रंप उसको बूस्ट करेगा, चाइना जाएगा, वहां पर सीना फुला के जाएगा। इसराइल नहीं चाहता ये हो। आपको पता है इसराइल खुद चाहता है, खुद कुछ एनालिस्ट का मानना है कि इसराइल खुद चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका खार हो, अमेरिका खार हो के निकल जाए हमेशा के लिए, और जो चौधरी है इस पिंड का, पूरे मिडिल ईस्ट का, वो बिलाखिर इसराइल बन जाए। ये अक्सर बात की जाती है। और 24 घंटे वाला जो है वो जो डेडलाइन है, वो कहते हैं कि 24 आवर टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरानियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी अ स्ट्रेटेजिक कैटास्ट्रोफी that ends any possibility of Iran agreeing to anything close to a face-saving deal। यानी अगर इजराइल ने ऐसा करवा लिया अमेरिका से, तो अगर इतना से भी इम्कान है ना कि ईरान आपसे बात करेगा, वो इम्कान भी ख़त्म हो जाएगा। जिससे होगा क्या, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाएंगी कि दुनिया की बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी।
लोगों की इकॉनमीज क्रैश कर जाएंगी, मुल्कों की इकॉनमीज क्रैश कर जाएंगी, रिसेशन आ जाएगा। $200 फी बैरल तो कोई बात ही नहीं ना, बात इससे भी आगे जा सकती है। अब ज़रा समझिए कि ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम क्यों नहीं कर सकता। ये भी एक मसला है ना। अब आपको बताता हूँ कि ये भी किस कमाल का एनालिसिस किया किसी ने कि ट्रंप की हर वो कोशिश जिसमें वो कहीं ना कहीं ईरान को झुका सकता था, वो नाकाम क्यों हुई। दोस्तों, एक एनालिस्ट लिखते हैं, Trump is unlikely to resume Project Freedom after 3 US Navy destroyers came under heavy attack by subsonic Iranian cruise missiles on Monday. ट्रंप ने जो अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, वो क्या था, मैं बता चुका हूँ पहले कि बहरे हुर्मस में फंसी हुई कश्तियों को निकाला जाएगा। वो नाकाम क्यों होता है कि जब 3 अमरीकी यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर्स जो जंगी जहाज़ होते हैं उन पे हमले होते हैं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो ईरान के हैं उससे भारी हमला होता है। जैसे जंग के पहले दिन यूएसएस अब्राहम लिंकन पे हुआ था और उन्हें अपना फैलिंग्स पॉइंट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ा था। बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक जो मिसाइल हैं वो रुके थे आके, पॉइंट ब्लैंक रेंज, बिल्कुल करीब से। अब आगे अहम बात वो करता है, ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से पता चलता है कि ब्लॉकेड क्यों नाकाम होता है और जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो क्यों नाकाम होता है। और अब अमेरिका कह रहा है कि चलो एक काम करते हैं, हम ना न्यूक्लियर पे बात करते हैं, ना आपके मिसाइल प्रोग्राम पे बात करते हैं, बहरे हुर्मुज़ खोल दो। उसकी वजह, एक और वजह बताने जा रहा हूं आपको। वो एनालिस्ट लिखता है कि व्हाट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज इज दैट ईरान हैज येट टू एम्प्लॉय देयर सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स। अभी बहुत से लोगों को पता नहीं है क्योंकि इससे पहले जो ईरान ने हमला किया अमेरिकी जहाज़ों पे वो सबसोनिक मिसाइल्स का था। अब अगर ईरान हमला करेगा तो वो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स के होंगे। इफ दे हैड वांटेड आवर 3 डिस्ट्रॉयर्स संक, दे कुड हैव संक देम इन द पर्शियन गल्फ वेरी इजीली। अगर ईरान चाहता होता है सच में कि वो हमारे 3 जंगी जहाज सच में डबोए तो बड़े आराम से वो कर सकता था। उसने सिर्फ आपको धमकाया है अपने हल्के हथियार भेज के, सबसोनिक मिसाइल्स भेज के। द स्लो मिसाइल्स वर ईरान्स इक्विवेलेंट ऑफ वार्निंग शॉट। वो एक तरह से वार्निंग शॉट थी। तो ये क्या है कि ईरान के पास, अब ये अमेरिकन एनालिस्ट है, वो खुद कह रहा है कि ईरान के पास ये सलाहियत है कि वो चाहता तो अमेरिकन जंगी जहाज़ों को डबो सकता था, लेकिन उसने उस एस्केलेशन की तरफ ईरान नहीं गया। क्यों? क्योंकि डील तकरीबन होने वाली है, ठीक है, लेकिन वो वार्निंग शॉट्स थी बताने के लिए कि मैं ये भी कर सकता हूं। और आगे वो लिखता है कि ईरानी लीडर आर फार फ्रॉम क्रेजी बट इंस्टेड आर एक्टिंग विद रिस्ट्रेंट शोइंग दे हैव एस्केलेशन डोमिनेंस। अच्छा, अब अमेरिका समझता है कि जो ईरानी लीडर है वो पागल है, लेकिन ये अमेरिकन एनालिस्ट कह रहा है कि उनको इतनी समझ है कि वो एस्केलेट भी नहीं करेंगे, जंग को बढ़ावा भी अभी नहीं देना, लेकिन साथ साथ डरा के भी रखना है अमेरिका को कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अब क्यों? क्योंकि ये डील का टैक्टिक है। वो डील में अपनी पोजीशन को कमज़ोर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जब हम टेबल के अक्रॉस बैठें तो हमारी पोजीशन भी मजबूत हो, और एग्जैक्टली यही अमेरिका चाहता है। प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या था? ईरान को ज़ेर करने की कोशिश। ब्लॉकेड क्या था? ईरान को ज़ेर करने की कोशिश। अब लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? एक और बड़ा नुकसान है जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई नहीं बताएगा, जो आपको वैसे भी शायद किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, कि अमेरिका की जो ग्लोबल डोमिनेंस है, जो आलमी अजारादारी है, उसमें किस तरह कमी वाक़या हुई है। लोग बातों में कह देते हैं, मैं आपके सामने फैक्ट्स रखने जा रहा हूँ। रॉयटर्स की रिपोर्ट है 2026 डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स, आप जाके गूगल पे चेक भी कर सकते हैं, मैंने नाम भी बता दिया इसका। वो कहता है कि यूएस नेट ग्लोबल परसेप्शन एट -16, वर्स देन रशिया -11, China's +7, marking a second year of decline based on a survey of 94,000 people across 98 countries। दोस्तों, 98 ममालिक में सर्वे किया गया। आपको पता है सर्वे अब ऐसा तो नहीं कि 8 अरब के 8 अरब लोगों का सर्वे किया जाएगा। सर्वे ऐसे ही होता है, 98 ममालिक है, 98, उनमें 94,000 लोगों का सर्वे होता है। उस सर्वे में पूछा गया कि किस मुल्क की आपकी नज़र में क्या अहमियत है, उसकी इज्जत कितनी करते हैं आप, उसको किस मकाम पे देखते हैं, उसको सुपर पावर के मकाम पे देखते हैं, नहीं देखते। दोस्तों, हुआ ये कि जो चाइना की रैंकिंग है उसमें बहुत सवालात होते हैं, मैंने तो सिर्फ चंद एक बताए वक्त बचाने के लिए। चाइना की रैंकिंग जो है वो +7 में है, याद रखना है आपने नंबर, +7 में। रूस की रैंकिंग -11 में पहुंच गई है, क्योंकि बहुत से लोग रूस का जो हमला है यूक्रेन पे, उसकी वजह से रूस को अच्छा नहीं समझते। -11 पे पहुंच गई है। सुपर पावर अमेरिका की जो ग्लोबल परसेप्शन है इस वक्त वो -16 पे पहुंच गई है।
16 पे निचले दर्जे पे, मनफी दर्जों में है दोस्तों। अमेरिका सबसे निचले दर्जे पे है, रूस से भी बदतर दर्जे पे। और अगला सुनिए, द यूएस इज नाउ द थर्ड मोस्ट नेम्ड ग्लोबल थ्रेट आफ्टर रशिया एंड इजराइल। पूरी दुनिया ने जो इन ममालिक में सर्वे हुआ है उसमें रूस और इजराइल से ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए जिस मुल्क को ख़तरा कहा गया है, ग्लोबल थ्रेट कहा गया है, वो अमेरिका है। ये सर्वे मैं आपको दोबारा बता चुका हूँ, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है और ये ग्लोबल इमेज इंडेक्स है जिसको रॉयटर्स ने 2026 में रिपोर्ट किया, आप जाके देख सकते हैं उसको। ये हाल हो चुका है इस वक्त अमेरिका का। सी दुनिया कहती है कि अमेरिका ख़तरा है, और ये पूरे का पूरा जो एक परसेप्शन चेंज हुआ है अमेरिका के बारे में, इससे पहले इजराइल और रूस टॉप पे थे, ये ट्रंप की वजह से हुआ है। अब ज़रा वाइट हाउस की हालत देखें, खुद मुल्क के अंदर की हालत देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। CNN की रिपोर्ट है, इसको भी आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। द वाइट हाउस इज अ सिंकिंग शिप, वाइस प्रेसिडेंट JD Vance is a staggering 44 points underwater. Secretary of State Marco Rubio is also facing total rejection from the independent voters. Trump's chaotic failures are completely destroying his cabinet future. ट्रंप का अपना मुस्तकबिल तो वैसे ही ख़त्म है। ये वैसे भी कानून के मुताबिक अगली बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, लेकिन शायद जब ये अपनी सदारत से उतरे तो इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जाता है कि इसकी इम्पीचमेंट, इसका मवाख़ज़ा भी हो। लेकिन देखेंगे जो इसके निचले दर्जे के लोग हैं ना, जैसा कि फॉर एग्जांपल JD Vance है, मार्को रूबियो है, ये फिर अपना पॉलिटिकल करियर देख रहे होते हैं इससे अगला स्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल डिक चेनी था, वो जब वाइस प्रेसिडेंट था उसके बाद उसको प्रेसिडेंट बनना था, उसका फ्यूचर ख़त्म हो गया इससे, उसके प्रेसिडेंट की बेतुकी जंगों की वजह से। हिलरी क्लिंटन का जो फ्यूचर था वो अब बराक ओबामा की वजह से ख़त्म हो गया, उसको बाद में प्रेसिडेंट बनना था। इसी तरह से JD Vance -44 पॉइंट चला गया हुआ है। जब इनके मुल्क के अंदर पोल होते हैं तो पोल से पता चला कि इनके अपने लोग इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, उसको भी इंडिपेंडेंट वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। ये डूबता हुआ जहाज़ है। वैंस -44 पॉइंट्स और मार्को रूबियो की टोटल रिजेक्शन, उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है दोस्तों। ये है सूरत हाल इस वक्त अमेरिका की, ये है पूरी दुनिया में और अपने घर में। अब मैं आपको पाकिस्तान लेके आता हूँ। पूरी दुनिया का सफ़र करते करते अपने मुल्क वापस आ जाइए। J-35 स्टेल्थ, वो ख़बर जो आपने सुनी थी, आज इस YouTube चैनल पे आपको इसकी कंफर्मेशन मिल रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, एक मुस्तरद अखबार है चाइना का, वो रिपोर्ट कर रहा है द पाकिस्तान एयरफोर्स हैज़ कन्फर्म्ड साइनिंग एन इनिशियल कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट विद चाइना फॉर द एक्विजिशन ऑफ द 5th जनरेशन शेंगयांग J-35 स्टेल्थ फाइटर। अमेरिका के पास है स्टेल्थ फाइटर F-35 के नाम से। अमेरिका पूरी दुनिया पे चौधराहट करता फिरता है कि मेरे पास एक ऐसा जहाज़ है जो कि दुनिया की अल्टीमेट किलिंग मशीन है, जो स्टेल्थ है, जो नज़र नहीं आता है, जिसको बाद में ईरान ने तकरीबन तबाह कर दिया था इस जंग के अंदर। खैर, अमेरिका ये कहता है पाकिस्तान वो मुल्क बनने जा रहा है, ग़ालिबन मुझे लगता है कि साउथ एशिया का या फिर एशिया का पहला मुल्क होगा जिसके पास J-35 स्टेल्थ फाइटर होंगे, इजराइल को छोड़ के। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है कि चाइना के साथ हमारा इनिशियल कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट साइन हो गया। J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ पाकिस्तान का पहला ओवरसीज ऑपरेटर होगा दोस्तों। और आगे लिखता है साउथ, वो जो अखबार है, चाइना J-35 स्टेल्थ जेट्स सेट टू गिव पाकिस्तान एज ओवर इंडिया इन 5th जनरेशन टेक। ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का इंडिया पे एक अपर हैंड हो जाएगा। इंडिया हैज़ अ मच लार्जर फ्लीट ऑफ 4.5 जनरेशन फाइटर्स। इंडिया के पास 4.5 जनरेशन फाइटर्स का एक बहुत बड़ा फ्लीट, लेकिन पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर आने जा रहे हैं, बट इज लैगिंग बिहाइंड पाकिस्तान इन एक्विजिशन ऑफ स्टेल्थ वॉर प्लेन्स। इंडिया के पास पाकिस्तान के मुकाबले में स्टेल्थ वॉर प्लेन्स नहीं होंगे। इंडिया इस वक्त 4.5 जनरेशन जहाज चला रहा है, पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन वॉर प्लेन। ये ऐसी जैसे कि इंडिया के पास 4G है, पाकिस्तान के पास 5G है। ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल में बता रहा हूँ। फिर रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स पायलट हैं विजेंद्र के ठाकुर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, वो कहते हैं इवन अ मॉडेस्ट नंबर ऑफ J-35 कुड इरोड इंडियाज न्यूमेरिकल एज by forcing the Indian Air Force to dedicate more Su-30 MKI to air defense roles as stealth aircraft are harder for ground radars to detect.
वो कहता है कि अगर आपके पास, पाकिस्तान के पास थोड़े से भी J-35 होंगे स्टेल्थ वॉर प्लेन्स, तो इंडिया के जो न्यूमेरिकल एज है कि उसके पास बहुत ज़्यादा जहाज़ है पाकिस्तान के मुकाबले में, वो एज ख़त्म हो जाएगा। यानी 1, 2, 4, 5 J-35 जो हैं उनका मुकाबला अगर 10 से भी हो जाए तो वो भारी पड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग इंडिया को फिर Su-30 MKIS को डिप्लॉय करना पड़ेगा अपने एयर डिफेंस में, जो कि रूस का जहाज़ है, क्योंकि जो ग्राउंड रडार है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं किसी भी J-35 को दोस्तों। यानी इस वक्त इंडिया को मज़ीद अब जहाज़ ख़रीदने पड़ेंगे पाकिस्तान को मैच करने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। इसके साथ साथ मज़ीद J-10C फाइटर्स पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, JF-17 थंडर्स की अपग्रेड मिलने जा रही है, और इन जहाज़ों के साथ साथ पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स और एडवांस्ड क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल भी मिलने जा रहे हैं। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है दोस्तों। अब आपके सामने ओवरऑल पिक्चर मैंने पेंट करके रख दी है। ईरानी लीडर्स जो हैं वो भी डील चाहते हैं, ट्रंप भी डेस्परेट है कि वो डील करे नाज़रीन, ये इंपॉर्टेंट है। ईरान की डिमांड्स क्या है कि पर्शियन गल्फ का कंट्रोल उसके पास होगा, और फिर अगर एनरिचमेंट की बात जो है वो उसने मना कर दिया बाकायदा तौर पे कि हम यूरेनियम पे तो कोई बात करेंगे ही नहीं करेंगे, और अमेरिका तैयार हो चुका है कि ठीक है भैया हुर्मुज़ खोलो, यूरेनियम के बाद में देखा जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यकीनन आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं अभी भी देखता हूँ वीडियो बहुत से लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, और इसी वजह से आप अगली वीडियो मिस कर जाते हैं। अगर आप फेसबुक पे मुझसे बात करना चाहते हैं, फॉलो तो आप करें पेज को, लेकिन अगर आप बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैं लाइव आता हूँ और लाइव कॉल्स भी लेता हूँ, तो आपने पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।